हेलो एवरीवन। बच्चे जो 7 सितंबर 2025 को सीसेट का पेपर हुआ था, इस पेपर में से जो मैथमेटिक्स या क्वांट का पार्ट था या फिर जो रीजनिंग का पार्ट था, हम उन क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास था, डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। मेरे पास गिवन था ए बी सी एक्स वाई एंड जी आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरे पास 6 पर्सन है, ए बी सी एक्स वाई जी, और एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ है इनकी। C is third to the right of Z and B is second to the right of C, X is to the immediate right of A। चलो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन था कि C is third to the right of Z। अगर ये Z की पोजीशन है तो Z की राइट साइड पे थर्ड पोजीशन C की थी। तो राइट साइड पे थर्ड पोजीशन ये 1 2 and this is the third position and this is the position of C। ये C की पोजीशन है। आगे क्या दे रखा था? C is third, 1 2 3 to the right of Z and B sits second to the right of C। तो C की राइट साइड पे B sits second टू द राइट ऑफ सी। सी की राइट साइड पे सेकेंड पोजीशन जो थी वो सी की थी। तो ये 1 और ये सेकेंड पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी। टोटल 6 पर्सन थे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 हमारे पास पोजीशन डिफाइन होगी, जिसमें से जेड सी और बी की पोजीशन गिवन है, बाकी पोजीशन जो है वो मिसिंग है। आगे क्या कहा था? X sit to the immediate right of A। अगर दिस इज द पोजीशन ऑफ A और A की इमीडिएट राइट साइड पे, A की इमीडिएट राइट साइड पे X की पोजीशन है, यानी कि A एंड X यहां पे एक साथ आएंगे तो एक साथ ये दो पोजीशंस एम्प्टी थी, A और X की ये पोजीशन आ गई। कौन सा पर्सन रिमेनिंग रह गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, जी हो गया, एक वाई रह गया। दिस इज द पोजीशन ऑफ वाई, ये वाई की पोजीशन आ गई। क्लियर है बच्चे? ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन। तो एग्जैक्टली मिडल ऑफ द लाइन में ये दो पर्सन थे बच्चे, एक्स एंड सी, and X and C given in the option D, that is your answer. Done. Next देखते हैं next question. Which what is X position with respect to Z? With respect to Z, what is the position of X? With respect to Z, what is the position of X? X is second to the right of Z। Z की राइट साइड पे सेकेंड पोजीशन X की थी। second to the right, this is second to the right, D option is the answer। ये क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, डायरेक्शन है फॉर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन है हमारे पास, राधिका, नेहा, रूपा, महिमा, सयाली एंड शोभा join 6 different renowned MBA institute। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है? A B C D E and F, and opted for 6 different specifications in management, finance, IT, operation, HR, marketing and journal management। Each of them has a different educational qualification out of BCA, BCom, CA, BBM, BSc and BTech। The following information is available about them। यानी कि एक तो मुझे नेम दे रखे हैं, नंबर 1, दूसरा एट्रीब्यूट्स मुझको दे रखा है, इनके एमबीए इंस्टीट्यूट, दो चीजें होगी। थर्ड मुझको दे रखा था इनका सब्जेक्ट जो है, ये थर्ड चीज आ गई मेरे पास, और फोर्थ इनकी क्वालिफिकेशन दे रखी थी। इन 4 चीजों को मुझे अरेंज करना है। ठीक है, चलो
तो सबसे पहले हम नेम लिख लेते हैं बच्चे यहाँ पे साइड पे, नेम। क्या क्या नेम थे हमारे पास? एक था राधिका, नंबर 1। नंबर 2 आ गया मेरे पास नेहा रूपा, नेहा रूपा। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास रूपा के बाद महिमा सयाली, महिमा सयाली और शोभा, शोभा। 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स आ गए बच्चे हमारे पास, ठीक है। ये नेम हो गए। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम आ गया, इंस्टीट्यूट में INST, इंस्टीट्यूट आ गया। इंस्टीट्यूट के बाद नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास इनकी स्पेसिफिकेशन, किसमें है स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद इनकी एजुकेशन आ गई मेरे पास, एजुकेशन आ गई, ये एजुकेशन होगी। तो स्पेसिफिकेशन, एजुकेशन और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई। दिस वन नंबर 1 पॉइंट दे रखा था, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट देम। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। नंबर 1, महिमा ज्वाइन इंस्टीट्यूट बी। तो महिमा ज्वाइन इंस्टीट्यूट बी, ये महिमा है, यहाँ इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैंने बी इंस्टीट्यूट लिख लिया। महिमा ज्वाइन इंस्टीट्यूट बी, ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। महिमा ज्वाइन इंस्टीट्यूट बी एंड डिड नॉट टेक अप मार्केटिंग और IT। ना तो इसने मार्केटिंग MKT, ना ही इसने IT अडॉप्ट किया है, नॉट। तो एंड डिड नॉट टेक अप मार्केटिंग और IT एंड इज नॉट बीटेक, और ये बीटेक स्टूडेंट भी नहीं है, बीटेक स्टूडेंट भी नहीं है, इसकी क्वालिफिकेशन बीटेक भी नहीं है। तो ये वो चीजें आ गई जो नॉट के अंदर था, यानी कि महिमा ना तो यहाँ पे मार्केटिंग है, ना ही IT है, और ना ही इसके जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है। तो फर्स्ट पॉइंट में से ज्यादा कुछ और नहीं आ सकता था। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो मैंने साइड पे लिख ली। सेकेंड पॉइंट, द पर्सन हु ज्वाइन इंस्टीट्यूट ई ऑप्टेड फॉर HR एंड इज नॉट CA और BSc। अब सेकंड पॉइंट तो हम कहीं लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इंस्टीट्यूट ई को किसने ज्वाइन किया है, तो इसको हम अभी एज इट इज ही रहने देते हैं, इसको बाद में दोबारा रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, द पर्सन हु इज अ BCA ग्रेजुएट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट डी एंड टुक IT, वेयर एज हु इज BCA ग्रेजुएट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट डी। यानी कि एक चीज और, यहां से नंबर 2 से हमें क्या पता लगता, पर्सन हु ज्वाइन इंस्टीट्यूट ई, जिसने इंस्टीट्यूट ई ज्वाइन किया है उसने HR ऑप्ट किया है। यानी कि महिमा ने तो इंस्टीट्यूट बी ज्वाइन किया था, इट मीन महिमा ने HR भी ऑप्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ पे मैं HR भी लिख लेता हूं बच्चे। मैं सेकंड पॉइंट को फिर रीड कर रहा हूं, द पर्सन हु ज्वाइन इंस्टीट्यूट ई ऑप्ट फॉर HR, इट मीन महिमा ने HR को अडॉप्ट नहीं किया था, एंड इज नॉट ए CA और ए BSc। चलो ठीक है, CA और BSc भी नहीं है, कौन? जिसने E को ऑप्ट किया था। उसके बाद द पर्सन हु इज ए BCA ग्रेजुएट इज ज्वाइन द इंस्टीट्यूट डी, यानी कि जिसने इंस्टीट्यूट डी को ज्वाइन किया था उसकी क्वालिफिकेशन BCA ग्रेजुएट थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास महिमा ने इंस्टीट्यूट बी ज्वाइन किया था, इट मीन महिमा की क्वालिफिकेशन BCA भी नहीं, ये BCA क्वालिफिकेशन भी नहीं है। चलो, इंस्टीट्यूट डी एंड टुक IT, और उसने IT लिया था। IT तो वैसे ही महिमा के यहां से कट हो चुका है। हु इज IT, वेयर एज द पर्सन हु इज BCom, जो पर्सन BCom ग्रेजुएट है, टुक अप जर्नल मैनेजमेंट। अब हमें यहाँ पे जर्नल मैनेजमेंट भी आ सकता है और यहाँ पे BCom भी आ सकता है, हमें नहीं पता। ये पॉइंट भी कहीं फिट नहीं होता, तो इसको भी मैंने अभी होल्ड पे रख लिया, ये पॉइंट भी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, शोभा इज CA। तो शोभा जो थी, शोभा जो सबसे लास्ट में गिवन था, इसकी क्वालिफिकेशन CA है, CA। तो शोभा इज ए CA एंड हैज टेकन फाइनेंस, और इसका सब्जेक्ट फाइनेंस का है, फाइनेंस।
ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि महिमा के लिए मार्केटिंग, आईटी, एचआर, 3 सब्जेक्ट कट हो गए, चौथा फाइनेंस भी कट हो गया। कौन से सब्जेक्ट रिमेनिंग रह गए? इसके लिए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गए बच्चे वो हमारे पास रह गए, एक तो रह गया ऑपरेशंस, एक रह गया एचआर। ना मार्केटिंग हो सकता है और ना ही अच्छा जनरल मैनेजमेंट भी है। एचआर, मार्केटिंग, आईटी और एचआर नहीं हो सकते, ये 3 नहीं हो सकते। सिर्फ एक ऑपरेशन रह गया और एक जनरल मैनेजमेंट रह गया। किसके लिए? महिमा के लिए। डन। और हमें क्या दे रखा था? ठीक है, चलो तो शोभा के लिए यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमने बाद में कंसीडर करना है। The person who is a BTech graduate has taken operation management। अब देखो महिमा बीटेक नहीं है, अब इसने यहां पे कह दिया कि जो बीटेक ग्रेजुएट है उसने ऑपरेशन मैनेजमेंट लिया था। इट मीन कि हमारे पास एक ही सब्जेक्ट रिमेनिंग रह गया, दैट इज जर्नल मैनेजमेंट। क्योंकि अब महिमा के लिए जो हमारे पास था वो फाइनेंस कट हो गया। फाइनेंस किसका था? शोभा का। आईटी के लिए मना कर दिया। ऑपरेशन जो है वो बीटेक के लिए, बीटेक महिमा बीटेक नहीं है। एचआर भी कट हो गया, मार्केटिंग भी कट हो गया। एक ही सब्जेक्ट रिमेनिंग रह गया, दैट इज जर्नल मैनेजमेंट। महिमा के लिए हमारे पास जर्नल मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, चलो अब जर्नल मैनेजमेंट के बारे में हमें यहाँ पे एक चीज और दे रखी थी। क्या थी जर्नल मैनेजमेंट? द पर्सन हु इज बीकॉम ग्रेजुएट, ये कंप्लीट हो गया। द पर्सन हु इज ए बीकॉम ग्रेजुएट टुक अप जर्नल मैनेजमेंट। इट मीन महिमा जो थी वो बीकॉम स्टूडेंट है। यहां पे हमारे पास बीकॉम आ गया। क्लियर है बच्चे? चलो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। The person who is a BTech graduate has taken operational management and did not join Institute A or C। अब उसने ना तो इंस्टीट्यूट ए को ज्वाइन किया है ना ही इंस्टीट्यूट सी को ज्वाइन किया है। इसको बाद में दोबारा करेंगे। राधिका ज्वाइन इंस्टीट्यूट एफ। अब राधिका के बारे में गिवन है कि राधिका ज्वाइन इंस्टीट्यूट एफ, यहाँ पे एफ आ गया, ज्वाइन इंस्टीट्यूट एफ। रूपा इज अ बीसीए ग्रेजुएट। रूपा जो है वो बीसीए ग्रेजुएट है, यहाँ बीसीए आ गया। एंड नेहा टुक अप एचआर। नेहा टुक अप एचआर, यहाँ पे एचआर आ गया। ये 3 चीजें हमें गिवन थी। राधिका ज्वाइन इंस्टीट्यूट एफ, रूपा इज अ बीसीए ग्रेजुएट एंड नेहा टुक एचआर। ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। द पर्सन हु इज बीटेक एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बीटेक और ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो हमारे पास यहाँ पे बीटेक ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तो यहाँ पे हो सकता है ये पॉइंट। यहाँ पे बीटेक ऑपरेशन मैनेजमेंट यहाँ नहीं होगा, बीटेक ऑपरेशन मैनेजमेंट यहाँ नहीं होगा, या बीटेक ऑपरेशन मैनेजमेंट मेरे पास यहाँ पे आ सकता है, दिस वन। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक चीज और गिवन थी, एंड डिड नॉट ज्वाइन इंस्टीट्यूट ए और सी, यानी कि उसका इंस्टीट्यूट ए और सी नहीं है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट एफ है। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ए और सी में से कौन सा है, तो ये भी पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये चीज आ गया कि यहाँ पे अगर बीटेक आता है तो यहाँ पे मेरे पास ऑपरेशन आ जाएगा, अगर बीटेक यहाँ आता है तो ऑपरेशन यहाँ पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास कौन कौन से 2 पॉइंट्स रिमेनिंग रह गए, उनके ऊपर दोबारा आते हैं। द पर्सन हु इज ज्वाइन इंस्टीट्यूट ई फॉर एचआर, ई के साथ एचआर होगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे एचआर है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ई आ गया, ये इंस्टीट्यूट ई ऑप्ट फॉर एचआर एंड इज नॉट ए सीए और बीएससी। तो सीए ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे बीएससी नहीं होगा, ये बीएससी नहीं होगा। यहाँ बीटेक भी नहीं आ सकता, क्योंकि बीटेक के साथ हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो ऑपरेशन का था। कौन कौन से हमारे पास क्वालिफिकेशन रिमेनिंग रहेगी? बीसीए यहाँ नहीं आ सकता, नहीं बीसीए यहाँ आ चुका है, यहाँ बीसीए आ चुका है। सेकेंड इज बीकॉम, बीकॉम भी आ चुका है, सीए भी आ चुका है। यहाँ बीएससी नहीं आ सकता, यहाँ बीटेक नहीं आ सकता। यहाँ पे एक ही क्वालिफिकेशन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज बीबीएम। यहाँ पे बीबीएम आ गया। क्लियर, ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया।
the person who joined Institute E out for HR and is not a CA or BSc. Now, next, the person who is BCA graduate. A BCA graduate is joined Institute D. तो BCA ग्रेजुएट ये नहीं हो सकता क्योंकि BCA है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट D होना चाहिए. यहाँ पे BCA गिवन था मुझको, तो ये इंस्टीट्यूट D आ गया बच्चे मेरे पास. यहाँ पे इंस्टीट्यूट D आ गया. क्लियर? तो द पर्सन हु इज BCA ग्रेजुएट, BCA गिवन था, ज्वाइन इंस्टीट्यूट D एंड टुक IT. तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफेशन आ गया वो IT आ गया. ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब द पर्सन हु इज ए बीटेक ग्रेजुएट हैज टेकन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डिड नॉट ज्वाइन इंस्टीट्यूट ए और सी. अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करता हूं तो इन सब में एक इंस्टीट्यूट ए रह गया, बी यहां आ गया, एक सी रह गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ आ गया. अब इंस्टीट्यूट ए और सी जो है, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ए आ जाएगा. इट मीन कि हमारे पास जो ये बीटेक और ऑपरेशन है वो यहाँ पे बीटेक और ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं आएगी, यहाँ बीटेक आ जाएगा. ये हमारे पास क्वालिफिकेशन बीटेक होगी और सब्जेक्ट ऑपरेशन का, ऑपरेशन मैनेजमेंट. ठीक है, और एक ही हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, दैट इज बीएससी. बीएससी यहाँ आ गया, और सब्जेक्ट कौन सा रिमेनिंग रहेगा हमारे पास? मार्केटिंग. मार्केटिंग कहीं नहीं आया, यहाँ पे मार्केटिंग आ गया, MKT. हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो गया. सिर्फ यहाँ पे ए और सी हमें डेफिनेट नहीं मालूम, बाकी सारा डाटा हमें डेफिनेट मालूम है. क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ महिमा एंड व्हाट इज द कोर्स शी ऑप्टेड फॉर. तो महिमा की क्वालिफिकेशन थी बच्चे बीकॉम, और उसने जर्नल मैनेजमेंट लिया था. बीकॉम एंड जर्नल मैनेजमेंट, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन बी, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट डिड द बीटेक ग्रेजुएट ज्वाइंड. तो बीटेक ने एफ लिया था बच्चे, बीटेक के लिए इंस्टीट्यूट एफ था, गिवन इन द ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं, the educational qualification of CLE is, educational qualification of CLE is BSc. उसकी qualification BSc थी. BSc is given in the option A. Question number 6 देखते हैं. If शोभा join Institute C, अगर शोभा Institute C join करती है, then the student who joined the Institute A opted for. तो ए ने क्या ऑप्ट किया था? मार्केटिंग, क्योंकि ए CLE. यहां अगर सी है तो यहां ए आ गया, और इसने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया था दैट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन बी बच्चे. दिस वन ये आंसर है. ये क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि एक क्लॉक गोज स्लो फ्रॉम मिडनाइट बाय 5 मिनट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर. यानी कि फर्स्ट आवर में, 1 घंटे में वो 5 मिनट स्लो हो जाती है, यानी कि 5 मिनट पीछे हो जाती है. एक्चुअल टाइम 5 मिनट आगे है और उसमें 5 मिनट अभी कम है. ये कब हुआ? एक क्लॉक गोज स्लो फ्रॉम मिडनाइट. फ्रॉम मिडनाइट यानी कि रात को 12 बजे के बाद नेक्स्ट 1 आवर में, 1 घंटे में वो 5 मिनट स्लो हो जाती है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर बाय 10 मिनट, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, दूसरे घंटे में सेकेंड आवर में वो 10 मिनट स्लो हो जाती है. 10 मिनट स्लो का क्या मतलब है? बाय 10 मिनट एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर मीन कि 12 बजे, मिडनाइट 12 बजे से 1 बजे तक, अप टू 1, यानी कि करेक्ट क्लॉक जो है उसमें तो 1 o'clock हो गया, लेकिन अभी इस गलत घड़ी में 5 मिनट पीछे हैं, इसमें अभी 12:55 हुआ है. 12:55, ठीक है. और एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर यानी कि जिस टाइम करेक्ट क्लॉक में 2 o'clock था, हमारी ये जो गलत घड़ी है ये 10 मिनट पीछे होगी, यानी कि उसमें अभी 1:50 हो गया. 1:50, 10 मिनट्स.
यानी कि अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं तो एवरी आवर में, हर घंटे में वो 5 मिनट स्लो हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 15 मिनट एट द एंड ऑफ द थर्ड आवर। थर्ड आवर मीन जिस टाइम पे करेक्ट क्लॉक में 3 o'clock होंगे बच्चे, मॉर्निंग के 3 o'clock, उस टाइम पे हमारी इस गलत घड़ी में 2:45 हो जाएंगे। ये 5 मिनट और पीछे होगी। तो हर एवरी आवर में ये जो हमारी गलत वॉच है, गलत घड़ी है, ये 5 मिनट लूज कर रही है। चलो ठीक है, आगे क्या कहता है, वट विल बी द टाइम बाय दिस क्लॉक आफ्टर 6 आवर। तो 6 घंटे के बाद ये कितना टाइम लूज कर जाएगी। अगर एवरी आवर में ये 5 मिनट लूज कर रही है तो 6 घंटों में ये 6 × 5 30 मिनट लूज कर जाएगी। तो 6 घंटों में ये 30 मिनट लूज कर जाएगी। इट मीन कि हमारी जिस टाइम पे करेक्ट वॉच में 6 o'clock होगा, 6 o'clock आफ्टर 6 आवर, एट दैट टाइम हमारी इस गलत घड़ी में 30 मिनट्स कम होंगे। यानी कि हमारी इस गलत घड़ी में अभी 5:30 AM टाइम होगा, ये 30 मिनट लूज कर जाएगी। एंड 5:30 AM इज गिवन इन द ऑप्शन बी बच्चे, दैट इज योर आंसर। डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे was Friday, then what will be the third day after the day after tomorrow? हमें क्या दे रखा था, if the day before yesterday, मैं कहता हूं ये today और ये yesterday हो गया, yesterday, और yesterday से पहले कौन सा दिन होगा, day before yesterday, this is the day before yesterday। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, ये वाला जो डे था दिस वॉज फ्राइडे, दिस सैटरडे, दिस संडे, ये संडे आ गया। ठीक है, यानी कि टुडे इज संडे। देन व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ये टुमारो हो गया, ये डे आफ्टर टुमारो हो गया, डे आफ्टर टुमारो, और इससे डे आफ्टर टुमारो से आफ्टर 3 days व्हाट विल बी द थर्ड डे। इसके बाद 3 दिन और, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे। मुझे ये वाला डे बताना कि कौन सा है। तो ये संडे हो गया बच्चे, ये मंडे आ गया, ये ट्यूसडे आ गया, ये वेडनेसडे आ गया, ये थर्सडे आ गया, एंड दिस डे विल बी फ्राइडे। फ्राइडे इज योर आंसर and Friday is given in the option B बच्चे, this is answer। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक इज ब्रदर ऑफ टीना एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ टिम। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन। मैक इज ब्रदर ऑफ टीना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैक जो है ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ये टीना का। टीना, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं, तो मैंने एक एरो लगा लिया कि सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं। मैक इज ब्रदर ऑफ टीना एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ टिम। तो मैक इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टिम। तो ब्रदर इन लॉ 2 वेज में हो सकता है, कि जो टीना का हस्बैंड होगा, ठीक है, टीना का जो हस्बैंड है उसका ब्रदर इन लॉ मैक लगेगा, पहला रिलेशन। दूसरा, जो मैक की वाइफ होगी, मैक की वाइफ का जो ब्रदर होगा, दैट इज ऑल्सो द ब्रदर इन लॉ ऑफ मैक। आइदर टिम इज ब्रदर ऑफ मैक्स वाइफ, नंबर 1, और टिम इज हस्बैंड ऑफ टीना, सेकेंड कंडीशन। 2 कंडीशन है। टिम को मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, अभी नहीं लिख रहा। तो यहां पे मुझे दे रखा था कि ब्रदर इन लॉ ऑफ टिम। उसके बाद शिरॉन हैज 2 children एंड हर सन इन लॉ इज टिम। तो शिरॉन हैज 2 children एंड हर सन इन लॉ इज टिम। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों की जो मदर है दैट इज शिरॉन।
शिरॉन इनकी मदर है, और सन इन लॉ कौन होगा? जो इसके चिल्ड्रंस हैं, एक मैक है, एक टीना है, क्योंकि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, और जो इसकी डॉटर का हस्बैंड होगा वो उसका सन इन लॉ होगा बच्चे। तो son in law is Sharon has two children, that is Mac and Tina, and her son-in-law is Tim. तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर लेता हूँ कि टीना का जो हस्बैंड है दैट इज टिम। अब ये क्लियर हो गया, टिम इज हस्बैंड और टीना इज डॉटर ऑफ शेरॉन। चलो बच्चे आगे। शीबाज ग्रैंड मदर इज शेरॉन, यानी कि शीबा थर्ड जनरेशन से बिलोंग कर रही है। शीबा थर्ड जनरेशन से बिलोंग कर रही है, और इसकी जो ग्रैंड मदर है दैट इज शेरॉन। ठीक है, ये फीमेल है शेरॉन। टीना इज शीबाज आंट। टीना जो है वो शीबा की आंट है। तो आंट कब पॉसिबल है? आइदर शीबा इज डॉटर ऑफ मैक, शीबा जो है वो मैक की डॉटर है, और फादर्स सिस्टर को, जो फादर सिस्टर है दैट इज आंट, तो शीबा की आंट जो है वो टीना बन जाएगी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है, अभी से हम होल्ड पे डालते हैं। टीना इज शीबाज आंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यही हमारे पास हो सकता है कि मैक की जो डॉटर है दैट इज शीबा, मैक की डॉटर शीबा है। ठीक है, और टीना उसकी क्या हो जाएगी? आंट आ जाएगी। ठीक है, इसके एक की डॉटर है और ये सन है। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? नंबर 1, शीबा इज डॉटर ऑफ टिम। शीबा जो है दैट इज डॉटर ऑफ टिम। नो। टीना इज टिम्स सिस्टर इन लॉ। टीना जो है वो टिम की सिस्टर इन लॉ है। नो, ये भी रॉन्ग है। शीबा इज नीस ऑफ टिम। शीबा इज नीस ऑफ टिम। यस, नीस है वो उसकी, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। शीबा इज नीस ऑफ मैक। नो, वो तो मैक की डॉटर। तो ऑप्शन सी इज आंसर, शीबा इज नीस ऑफ टिम। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Direction for next 5 questions. These questions are based on the following information. और information क्या है? Chandra Mohan and his wife Kamini have a family of 3 generations comprising 13 members, of whom 6 are female members and remaining 7 are male members. Some of Chandra Mohan's children are married, but none of his grandchildren are married. यानी कि चंद्र मोहन जो है वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है, और उसके कुछ चिल्ड्रन जो है वो मैरिड हैं, और बट जो थर्ड जनरेशन में ग्रैंड चिल्ड्रन है वो मैरिड नहीं है, बट नन ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन वर मैरिड। तो अभी तक मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? चंद्र मोहन एंड इस वाइफ कामिनी, ये फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते हैं। चंद्र मोहन एंड हिज वाइफ कामिनी, ये फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। और 3 जनरेशन हैं, ये फर्स्ट जनरेशन आ गई मेरे पास, फिर सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन, और टोटल 13 मेंबर्स हैं। आउट ऑफ दीज 13 मेंबर्स हमारे पास 6 फीमेल्स हैं और रिमेनिंग 7 आर मेल। ठीक है, सम ऑफ चंद्रमोहन्स चिल्ड्रन आर मैरिड बट नन ऑफ द ग्रैंड children are married. Kamini has a daughter-in-law named Fullara. तो डॉटर इन लॉ मीन कि इनका जो सन है, उस सन की जो वाइफ है दैट इज फुल्लारा, FULLARA। ये डॉटर इन लॉ है कामिनी की। चलो, कामिनी हैज अ डॉटर इन लॉ, यानी कि हम ये मान के चलते हैं इसका एक ही सन है, या फिर इसके जो मैरिड सन है वो एक ही है। तो उसकी जो वाइफ है दैट इज फुल्लारा, एंड
टू सन इन लॉ, वन बीइंग ईश्वरन। टू सन इन लॉ मीन कि इसकी टू डॉटर्स हैं, कामिनी की टू डॉटर्स हैं, ठीक है, डॉटर और उसका हस्बैंड, और एक और उसकी डॉटर है और उसका हस्बैंड, ठीक है। टू सन इन लॉ तभी होंगे, और एक सन इन लॉ जो है इसका नाम ईश्वरन है, EESS व्रन, WARAN, ईश्वरन, ठीक है। तो इनके 3 चिल्ड्रन हो गए, जिसमें एक सन हो गया, दूसरी डॉटर आ गई, DAU लिख रहा हूं डॉटर के लिए, यहां भी डॉटर है, डॉटर, ठीक है। चलो बच्चे, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, हरिहर्ष ब्रदर इज दिवेश, हु हैज 2 nephew and 2 niece, one being लीला। चलो, अब यहाँ पे नेफ्यू और नीस की बात आ रही है, इट मीन हरिहर्ष ब्रदर इज दिवेश। तो हरिहर्ष ब्रदर इज दिवेश, तो हरिहर और दिवेश आई थिंक यहाँ पे आने चाहिए, और फुल्लारा का जो हस्बैंड है वो या तो हरिहर है या फिर दिवेश है। हु हैज 2 nephew and 2 niece, one being लीला। इसको पॉइंट को बाद में कंसीडर करेंगे। बंदना दिवेश सिस्टर हैज 2 चिल्ड्रन, तो दिवेश सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करता था, तो बंदना भी सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करेगी। अब बंदना या तो हस्बैंड ऑफ ईश्वरन होगी या फिर बंदना यहाँ पे आएगी, और उनके 2 चिल्ड्रन थे, इसको भी बाद में कंसीडर करते हैं। फुलहारा हैज ए सिस्टर इन लॉ, फुलहारा who is sister-in-law of Divesh. Sister-in-law of Divesh means, sister-in-law of Divesh mean कि फुलहारा का जो हस्बैंड है, हस्बैंड्स ब्रदर, तो वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है। सिस्टर इन लॉ ऑफ दिवेश, तो दिवेश जो है इनका 4th सन आ जाएगा, 4th चिल्ड्रन आ जाएगा। सन तो 2 ही हैं, सन, और वो कौन है, दिवेश, दिवेश ये मान लेते हैं, और ये अनमैरिड है, ये हम अनमैरिड मान के चलते हैं। तो इसका हस्बैंड हरिहर्ष आ जाएगा, यहाँ पे हरिहर्ष, ये हरिहर आ गया, दिस वन, ठीक है। तो हरिहर्ष ब्रदर इज दिवेश, तो दिवेश एंड हरिहर ब्रदर्स हो गए। हु हैज, हरिहर्ष ब्रदर इज दिवेश, हु हैज, इट मीन दिवेश हैज 2 nephew, तो इसके 2 nephew थे। 2 nephew मीन कि nephew अब इनका सन भी हो सकता है, इनका सन भी हो सकता है, इनका सन भी हो सकता है। इसके 2 nephew थे एंड 2 niece, one being लीला, यानी कि 4th जनरेशन में हमारे पास 2 मेल मेंबर हैं और 2 फीमेल मेंबर्स हैं, और जो एक फीमेल मेंबर है 3rd जनरेशन की, वो एक लीला है, यही था लीला। टोटल फीमेल कितनी आ गई, एक फीमेल यहाँ आ गई, एक फीमेल यहाँ आ गई 2, एक फीमेल यहाँ आ गई 3, एक फीमेल यहाँ आ गई 4, और 2 फीमेल 3rd जनरेशन में, टोटल फीमेल 6 हो गई। टोटल मेल मेंबर्स कितने थे, एक मेल मेंबर यहाँ पे, एक दिवेश 2, एक हरिहर 3, एक ये ईश्वरन 4, एक यहाँ पे 5, और 2 मेल जो थे वो 3rd जनरेशन में, टोटल 7 मेल आ गए। तो मेल और फीमेल तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ भी ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया कि 2 niece, one being लीला। आगे क्या कहा था, बंदना दिवेश सिस्टर हैज 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि बंदना कहाँ पे है, बंदना या तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, उनके 2 चिल्ड्रन है। फुल्लारा हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ दिवेश हैज 4 nephew, फुल्लारा के 4 nephew हैं एंड niece, 4 nephew एंड niece मीन, 4 nephew एंड niece मीन इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। फुल्लारा ये अनमैरिड है। इन दोनों में से जो एक बंदना, हाँ बंदना के 2 चिल्ड्रन हैं
और जो सेकंड है उसके भी 2 ही चिल्ड्रन हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद मनोहर हु इज मैरिड टू गीता, मनोहर एंड गीता एक मैरिड कपल है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक मैरिड कपल का नेम ईश्वर है। तो मनोहर एंड गीता, ये गीता आ गई, यहाँ मनोहर आ गया और यहाँ पे वंदना आ गई, ये वंदना आ गई। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन भी कंप्लीट होगी। उसके बाद मनोहर हु इज मैरिड टू गीता इन द फैमिली हैज अ डॉटर इंदिरा एंड ए सन, यानी कि इनकी एक डॉटर है इंदिरा, ठीक है, और एक सन है, उसका नाम क्या है हमें नहीं पता अभी। तो जो लीला है वो इनकी डॉटर आ गई लीला, और जो सेकंड इनका चाइल्ड है वो सन है, कौन है देखते हैं इसके बारे। जॉय हैज ए सिस्टर एंड 2 कजन्स, जॉय की एक सिस्टर है और 2 कजन है। अगर जॉय यहाँ पे आता है तो 2 कजन्स हो जाएंगे, जॉय यहाँ आता है तो उसके ये 2 कजन्स आ जाएंगे। आकाश, जॉय के 2 कजन्स हैं, कौन कौन, आकाश एंड इंदिरा। तो इंदिरा यहाँ पे है तो यानी कि इनके जो सन है उसका नाम आकाश आ गया, और जॉय जो है वो लीला का ब्रदर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका जो सन है उसका नाम जॉय है। हमारा पूरा क्वेश्चन बच्चे ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे दोबारा से रीड कर देता हूँ। ये चंद्रमोहन और कामिनी, इनके 4 चिल्ड्रन हैं, कौन कौन, एक आ गया दिवेश अनमैरिड, एक आ गया हरिहर्ष जिसकी वाइफ फुलहारा है, एक डॉटर, इसकी एक डॉटर है वंदना जिसका हस्बैंड है ईश्वर, एक डॉटर है गीता जिसका हस्बैंड है मनोहर। वंदना और ईश्वरन के जो चिल्ड्रन है, एक जॉय है, एक लीला है, और जो गीता और मनोहर के चिल्ड्रन है वो इंदिरा और आकाश है। डन बच्चे, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। नंबर 1, वंदना इज कामिनीज चाइल्ड, वंदना इज कामिनीज चाइल्ड, बिल्कुल ठीक है, डॉटर है वो उसकी। नंबर 2, जॉय इज गीताज चाइल्ड, ये रॉन्ग है, जॉय इज वंदनाज चाइल्ड नॉट गीताज चाइल्ड, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग ये। तो दिस इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर। आकाश इज हरिहर्ष नेफ्यू, बिल्कुल ठीक है। गीता हैज 2 नेफ्यू, यस बिल्कुल ठीक है। कौन कौन थे गीता के, एक जॉय था और एक लीला थे। डन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला इज द नीस ऑफ, लीला किसकी नीस है बच्चे, वंदना, नो वंदना की वो डॉटर है। ईश्वर, नो ईश्वर तो उसके फादर थे। हरिहर, यस हरिहर की वो नीस है। कामिनी की तो वो ग्रैंड डॉटर है, नो। तो व्हाट इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश इज द सन ऑफ, आकाश, आकाश किसका सन था, गीता का, बिल्कुल ठीक है, गीता एंड मनोहर का। हरिहर का नो, दिवेश का नो, वंदना का नो, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए ब्रदर एंड अ सिस्टर, कौन कौन ब्रदर एंड सिस्टर हैं। मनोहर एंड फुलहारा, नो ये तो ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। दिवेश एंड गीता, यस दिवेश एंड गीता ब्रदर सिस्टर हैं। जॉय एंड इंदिरा कजन्स हैं। ईश्वर एंड वंदना हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज द ब्रदर एंड सिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलहारा इज हरिहर्ष वाइफ, ठीक है, तो फुलहारा जो था वो हरिहर्ष वाइफ थी, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हरिहर्ष सन नेम इज आकाश, हरिहर्ष का तो कोई सन ही नहीं था, नो। वंदना इज लीलाज मदर, यस ये भी करेक्ट है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन कौन सी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 बट नॉट सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है। फर्स्ट एंड 3 करेक्ट बट नॉट सेकेंड, दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट टू क्वेश्चंस की डायरेक्शन है स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. Point A is 5 meter toward west of point B. It mean कि एक मेरे पास point B है, ये point B है और point B की west side पे, ये west side पे कितने मीटर? 5 मीटर. A is 5 meter toward the west of point B, तो ये मेरे पास point A आ गया और ये distance हमारे पास 5 मीटर आ गया. Point C is 2 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट B. ये पॉइंट B है, पॉइंट B की नॉर्थ साइड पे 2 मीटर, नॉर्थ साइड पे 2 मीटर. दिस इज पॉइंट C. ये पॉइंट C आ गया. C is 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ऑफ पॉइंट B. पॉइंट D is 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट ऑफ पॉइंट C. पॉइंट C की ईस्ट साइड पे, ये ईस्ट साइड है, कितने मीटर? 3 मीटर. दिस इज पॉइंट डी. ये हमारे पास पॉइंट डी आ गया. ठीक है, पॉइंट डी इज 3 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी. पॉइंट ई इज 2 मीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट डी. डी की साउथ साइड, ये साउथ साइड कितने डिस्टेंस पे? पॉइंट ई इज 2 मीटर, तो 2 मीटर साउथ यानी कि बिल्कुल बी के सामने पैरेलल, ये 2 मीटर. ये पॉइंट ई आ गया. तो पॉइंट E इज 2 मीटर टुवर्ड साउथ ऑफ पॉइंट D. तो इतना सा क्वेश्चन दे रखा था, डायरेक्शंस दी. क्वेश्चन देखते हैं. इफ ए पर्सन वॉक 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट A. अगर मैं पॉइंट A से 2 मीटर नॉर्थ पे मूव करता हूं, 2 मीटर नॉर्थ पे, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा. ठीक है. इफ ए पर्सन वॉक 2 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट A, टेक अ राइट टर्न. फिर यहां से ये राइट टर्न ले लेता है, यानी कि इस डायरेक्शन को चलना शुरू कर देता है, ये राइट टर्न एंड कंटिन्यू टू वॉक्स, और वो चलता जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही रीच द फर्स्ट. तो सबसे पहले वो कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा? तो अगर ये यहाँ को कंटिन्यूसली मूव करता है तो वो सबसे पहले पॉइंट सी पे पहुंचेगा. एंड पॉइंट सी इज गिवन इन द ऑप्शन डी, विच इज दैट इज द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following points are in a straight line? Straight line में कौन कौन से points थे? एक A, B, E, ये 3 points थे. And A, B, E is given in the option A, बच्चे, that is the answer. Clear? Next देखते हैं. Next है direction for next 5 questions. Answer the question on the basis of the information given below. A few salesmen are employees to sell product chopper among household in various housing complexes. ठीक है, फिर से रीड करते हैं. A few salesmen, कुछ सेल्समैन हैं, उनको हमने एम्प्लॉय किया है सेल करने के लिए. क्या सेल करना है उन्होंने? चॉपर सेल करना है. अमंग हाउस होल्ड्स के अंदर सेल करना है. वेरियस हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं उनके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट अपना चॉपर सेल करना है. ऑन ईच डे अ सेल्समैन इज असाइन्ड टू विजिट वन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स. एक सेल्समैन जो है वो एक ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में विजिट करेगा. Once a salesman enter a housing complex, जब भी वो किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एंटर करेगा, he can meet any number of household in that time available. जितना भी टाइम उसके पास अवेलेबल होगा उस टाइम में वो जितने मर्जी हाउस होल्ड्स के अंदर, जितने मर्जी हाउसेस के अंदर, हाउस होल्ड्स के अंदर वो विजिट कर सकता है. ठीक है. He can meet any number of households in that time available. However, if the household makes a complaint, अगर किसी household ने complaint कर दी against the salesman, then he must leave the housing complex immediately. वो immediately housing complex को छोड़ देगा अगर किसी भी household ने complaint कर दी. ठीक है, against the salesman, then he must leave the housing complex immediately and cannot meet any other household on that day. और वो उस दिन किसी भी हाउस होल्ड को मीट नहीं करेगा. उसके बाद आफ्टर दैट
A household may buy any number of chopper items or may not buy any item. कोई भी हाउस जितने मर्जी नंबर ऑफ हाउस होल्ड परचेज कर सकता है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है भी कोई भी चॉपर वो परचेज ना करे. द सेल्समैन needs to record the total number of choppers items sold as well as the number of household met in each day. तो हर सेल्समैन ये रिकॉर्ड रखेगा कि उसने कितने चॉपर सेल किए हैं और वो कितने हाउस होल्ड्स के साथ उसने आज मीटिंग की है. द सक्सेस रेट ऑफ ए सेल्समैन फॉर ए डे इज डिफाइंड एज. क्या था सक्सेस रेट का एक फार्मूला है. Success rate is defined as this is equal to success rate of a salesman for a day is defined as the ratio of the number of items sold to the number of household met. तो number of items sale divided by number of household he met. ये जो रेशो होगी, इस रेशो को हम सक्सेस रेट कहेंगे. ठीक है, आगे क्या कहा था. सम डिटेल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 सेल्समैन. कौन कौन. टॉम, हॉप एंड लार्ज ऑन 2 पर्टिकुलर डेज आर गिवन बिलो. 2 दिन की 3 सेल्समैन की परफॉर्मेंस का डाटा हमें यहाँ पे गिवन है. चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके नेम लिख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ गया टॉम. टॉम के बाद आ गया हॉप और हॉप के बाद आ गया लैज. और इनका जो डाटा है दैट इज डे 1 का डाटा, डे 1 का, डे 2 का डाटा, डे 2 का डाटा. ठीक है, डे 1 में ये कितने पर्सन हाउस होल्ड के साथ मेट करते हैं, मिलते हैं, मेट, और कितनी इनकी सेल है. सेकंड डे में कितनों के साथ ये मीटिंग की इन्होंने और कितनी इनकी सेल है, ये आ गया मेरे पास. ठीक है, ये टॉम का डाटा आ गया मेरे पास, यहाँ पे हॉप का आ गया, यहाँ पे लैज का आ गया, दिस वन. ठीक है, डे 1, डे 2 का. Over the 2 days, all 3 of them met the same total number of households and each of them sold a total of 100 items. Mean Tom ने दोनों दिन में टोटल 100 आइटम सेल किए हैं, हॉप ने भी टोटल 100 आइटम सेल किए हैं और लैज ने भी टोटल 100 आइटम सेल किए हैं. टोटल 100 आइटम सेल किए हैं और सेम नंबर ऑफ पर्सन के साथ ये मेट किए हैं. अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन को मैं जैसे कि कुछ भी लेट कर लो, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन प्लस ये नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ पर्सन प्लस ये नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ पर्सन प्लस ये नंबर ऑफ पर्सन. नंबर ऑफ पर्सन भी सेम थे. Over the 2 days, all 3 of them met the same total number of households. And each of them sold a total of 100 items. Clear? Number 2 point. On both day, Laj met the same number of household and sold the same number of items. तो same number of items mean कि 50 आइटम उसने यहाँ सेल किए हैं और 50 आइटम उसने यहाँ सेल किए हैं. डे 2 पे टोटल 100 आइटम्स आ गए. और सेम नंबर ऑफ पर्सन मीन कि वो यहाँ पे x नंबर ऑफ पर्सन से मीट किया है, यहाँ भी वो x नंबर ऑफ पर्सन से मीट किया है, तो टोटल वो 2x पर्सन के साथ मीट किया है. यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x. क्लियर? चलो, ये सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट, फर्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट. थर्ड पॉइंट, होप कुड नॉट सेल एनी आइटम ऑन सेकंड डे. होप कुड नॉट सेल एनी आइटम ऑन सेकंड डे, यानी कि यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ आइटम सोल्ड 0 आ गई, यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ आइटम सोल्ड 100 आ गई. 100 टोटल 100 आइटम सेल किए हैं उसने भी. ठीक है, ऑन सेकंड डे क्यों नहीं सेल कर पाया? बिकॉज द फर्स्ट हाउस होल्ड, ध्यान से देखना, फर्स्ट हाउस होल्ड ही मेट ऑन दैट डे कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. फर्स्ट हाउस होल्ड यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड 1 आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड 2x माइनस 1 आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों हाउस होल्ड का टोटल भी 2x आना चाहिए. ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. फोर्थ पॉइंट देखते हैं.
Tom met 30 more household on second day than the first day. अगर टॉम फर्स्ट डे में एच हाउस होल्ड से मिलता है, फर्स्ट डे में एच, तो सेकेंड डे में वो 30 ज्यादा से मीट कर रहा है, तो सेकेंड डे में वो एच प्लस 30 से मीट कर रहा है. टॉम मेट 30 मोर हाउस होल्ड ऑन सेकेंड डे देन ऑन द फर्स्ट डे. इन दोनों का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 2x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 2h is equal to 2x minus 30 and the value of h is equal to divided by 2 हो गया, ये मेरे पास x minus 15 आ गया, the value of h. तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास x minus 15 आ गया. पहले दिन वो इतने परसेंट से मीट किया था, और सेकंड डे यहाँ पे इसमें 30 ऐड कर लेते हैं तो ये x plus 15 आ जाएगा. दोनों को टोटल करेंगे 2x आ जाएगा. क्लियर? पॉइंट 4 भी कंप्लीट हो गया. टॉम सक्सेस रेट वॉज ट्वाइस दैट ऑफ लैड्स ऑन द फर्स्ट डे. टॉम का सक्सेस रेट ट्वाइस था कंपैरिजन टू लैज. तो मैं ये डाटा इरेज कर रहा हूं, यहां वाला ये मैंने यहां फिल कर दिया. थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ये डिलीट कर दिया. तो व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ लैज? सक्सेस रेट इज सेल अपॉन मेट. सेल कितनी है इसकी 50, मेट कितना है x, 50 अपॉन x. ये इसकी सक्सेस रेट आ गई. और इसकी सक्सेस रेट कितनी हो जाएगी? यहां पे अगर मैं s मान लेता हूं कि इसने नंबर ऑफ जो सेल किए थे वो s थे, यहां पे आ जाएंगे 100 माइनस s. 100 माइनस s. इसका सक्सेस रेट आ जाएगा दैट इज s अपॉन x माइनस 15. और जो टॉम का सक्सेस रेट था, टॉम सक्सेस रेट वाज ट्वाइस, डबल. इट मीन दिस वैल्यू इज डबल ऑफ दिस वैल्यू, डबल ऑफ दिस वैल्यू. इक्वेट कर देता हूं, s की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन x इंटू x माइनस 15. s की वैल्यू आ गई मेरे पास, वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 100 इंटू x माइनस 15 डिवाइडेड बाय x. ये s की वैल्यू आ गई. क्लियर है? और यहां s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू अगर मैं फिल करता हूं तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 100 माइनस दिस वैल्यू. क्लियर? आगे क्या दे रखा था? एंड इट वाज 75% दैट इज 3/4 ऑफ लैज ऑन सेकेंड डे. तो सेकेंड डे की इनकी सक्सेस रेट निकालता है, इसका 50 अपॉन x आ गया सेकेंड डे का, और टॉम का आ जाएगा दिस अपॉन दिस, ये 100 माइनस s की वैल्यू ये थी 100 इंटू एक्स माइनस 15 अपॉन x होल अपॉन x प्लस 15, एंड दिस इज इक्वल टू 75% ऑफ लैग्स ऑन सेकेंड डे. तो इस पूरी इक्वेशन से वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले 2 का 25 का 25 इंटू 375 अपॉन 2x, स्पेस यहां लिख लेता हूं मुझे, 75 अपॉन 2x, और इसको मैं x प्लस 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. दिस इज इक्वल टू x प्लस 15 इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैंने 100 कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास रह गया x, इधर एलसीएम आ गया, x माइनस x प्लस 15, x माइनस x, ये आ गया x, 100 कॉमन ले लिया, x माइनस x प्लस 15 अपॉन में x आ गया. ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो गए, इधर डिनोमिनेटर में ये x था और ये x, ये भी कैंसिल हो गए. 100 की अगर मैं कटिंग करता हूं तो ये आ गया 25 3 का 25 4 का, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 8 आ गया, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे बच्चे मैं ये चीज इरेज कर रहा हूं.
हाँ जी बच्चे, ये मेरे पास आ गया। ये 2 जो था मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 इंटू 8 120 आ गया। और इजिकल टू पे क्या था, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ गया 3x प्लस 15 3 का 45 इजिकल टू 120। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 इधर जाके माइनस हो गया, ये मेरे पास आ गया 5 10 0 5 और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो 3 2 का 5 का द वैल्यू ऑफ x इज 25, x की वैल्यू 25 आ गई। मैं x की वैल्यू यहाँ पे 25 फिल कर रहा हूं, ये 25, यहां भी 25, क्लियर। ये 25 आ गई x की वैल्यू, यहां पे भी x की वैल्यू 25 आ गई। और यहां पे 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 10 हो गया, 25 प्लस 15 यहां पे 40 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 25 माइनस 15 10, 25 प्लस 15 40, टोटल मेरे पास 50 आ गए। और यहाँ पे मेरे पास आ गया 25 टू का 50 माइनस 1, ये 49 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 49 आ गई। एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एस की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एस की वैल्यू थी एस इज इक्वल टू 100 इंटू 25 माइनस 15 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 4 का 4 10 का 40, एस की वैल्यू 40 आ गई, यहां 60 आ गई, ये 40 आ गया और यहाँ 60 हो गया। क्लियर बच्चे, सारा डाटा हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये 40 और ये 60 डन। ये वैल्यू 10 आ गई, 40 आ गई, 40 आ गई, 60 आ गई, 49 100 1 0 25 50 25 50, टोटल परसेंट 25 प्लस 25 50, 49 प्लस 150 10 प्लस 40 50, टोटल आइटम सेल 50 प्लस 50 100, 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 0 100। क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड मेड बाय टॉम हॉप एंड लज इन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने मेरे पास, फर्स्ट डे में हाउस होल्ड 10 49 एंड 25, तो 75 85 माइनस 1 84, 84 इज गिवन इन द ऑप्शन ए बच्चे, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चॉपर आइटम वर सोल्ड बाय टॉम ऑन द फर्स्ट डे। टॉम ऑन फर्स्ट डे, Tom on first day 40. Tom on first day 40 given in the option B. Next question है, how many households did Laj meet on second day? तो second day में Laj कितने साथ meet किया था, second day में भी 25, both day same था, तो 25 20 or less no, between 30 and 35 no, more than 35 no, between 21 and 29 yes, 25 lies between this number, D option is the answer. Next question, how many household did Tom meet on the first day? Tom meet on the first day 10. Tom meet on first day 10 or less, C option is the answer. Next, which of the following statement is false? कौन सी statement false है? Tom had a higher success rate on first day comparison to the second day. First day उसका success rate कितना था, 40/10 that is 4, और second day कितना था उसका, second day 60/40, so that is 3/2 1.5, yes, फर्स्ट डे में उसका ज्यादा था कंपैरिजन टू द सेकंड डे। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। अमंग द थ्री टॉम हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन सेकंड डे। टॉम का सेकंड डे में 1.5 था, और टॉम का सबसे सक्सेस रेट जो था, टॉम हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट, और टॉम के बाद हमारे पास क्या था, हॉप का कितना था 0/1 नॉट डिफाइन, इसका था कितना था 50/25 2, 50/25 2 जो था वो लैज का था, तो टॉम का हाईएस्ट था नो, ये फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर।
among the three large had the lowest success rate on first day. lowest success टॉम का कितना था फर्स्ट डे में? टॉम का कितना था मेरे पास फर्स्ट डे में 4, और हॉप का कितना था मेरे पास? हॉप का था हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 49, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, और लैच का कितना था 50/25 2, तो सबसे लोएस्ट लार्ज का ही था बच्चे। ठीक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। Among the three, Tom has the highest success rate on first day. Yes, ये भी ट्रू थी। तो स्टेटमेंट नंबर बी जो थी ये फॉल्स थी, दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस बिलो is followed by two statements 1 and 2. You have to determine whether the data given in the statements are sufficient to answer the question. You should use the data and your knowledge of mathematics to choose between the possible answers. तो मेरे पास क्वेश्चन है What is the 2-digit number? कि मुझे 2-digit नंबर बताना है क्या है। स्टेटमेंट 1 कहती है द सम ऑफ द डिजिट इज 6, यानी कि जो 2-digit नंबर है, मान लो मेरा 2-digit नंबर है XY, यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट है वो हमारे पास 6 है। तो अगर 2 डिजिट का सम 6 है, इस स्टेटमेंट से क्या मैं 2-digit नंबर 2-digit नंबर कैलकुलेट कर सकता हूँ? नो क्योंकि अगर मेरा पहला डिजिट मान लो 1 है तो दूसरा डिजिट मेरे पास 5 आ जाएगा, टोटल 6 हो गया। अब 2-digit नंबर 15 है या 51 है, हमें नहीं पता। अगर फर्स्ट डिजिट 2 है, सेकंड नंबर हमारे पास जो है वो 4 है, दोनों को टोटल 6 आ गया, तो नंबर 24 है या 42 है, हमें नहीं पता। तो स्टेटमेंट नंबर 1 is not sufficient to answer the question कि स्टेटमेंट 1 से हम 2-digit नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज डबल द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, कि जो टेंस प्लेस का डिजिट है, जो टेंस प्लेस का डिजिट है, टेंस प्लेस का डिजिट वो यूनिट प्लेस के डिजिट से डबल है। अगर टेंस प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे y है, तो y इज ट्वाइस ऑफ x। क्लियर? तो इस केस में मुझे ये तो पता लग गया कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो टेंस प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है तो टेंस प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस पे 3 है तो टेंस प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 4 है तो टेंस प्लेस पे 8 है। यूनिट प्लेस पे 5 नहीं हो सकता क्योंकि टेंस प्लेस पे अगर 10 आ गया तो 3-digit नंबर हो जाएगा, 2-digit नंबर नहीं बनेगा। तो इनमें से कौन सा नंबर है? 84 है, 63 है, 21 है, 42 है। यूनिकनेस नहीं है कि मेरे पास एक यूनिक 2-digit नंबर कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 अगेन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? अब मैं दोनों स्टेटमेंट को अगर कंबाइन कर देता हूं, दोनों स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करके अब चेक करते हैं कि मेरे पास जो सम ऑफ डिजिट है वो 6 है, तो इस केस में सम ऑफ डिजिट 6 नहीं बनता, इसमें सम ऑफ डिजिट 6 नहीं बन रहा, इसमें सम ऑफ डिजिट 6 नहीं बन रहा, इस केस में सम ऑफ डिजिट 6 बनता है कि यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो टेंस प्लेस पे 4 है, और इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 6 आ गया। ठीक है बच्चे? तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमारे पास आंसर आ रहा है, if both the statement 1 and 2 together are needed to answer the question, in that case option C is the answer। तो C ऑप्शन मेरा आंसर होगा। C ऑप्शन हमारा आंसर कब होगा? जब दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 together are needed to answer the question। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मिनीज प्रेजेंट एज। एक मिनी है, मुझे उसकी प्रेजेंट एज बतानी है कितनी है। नंबर 1 स्टेटमेंट कहता मिनी इज 3 ईयर ओल्डर देन प्रिया, यानी कि मिनी की जो एज है वो प्रिया की एज में से 3 ज्यादा है। मिनी इज 3 ईयर ओल्डर।
तो क्या यहाँ से मिनी की एज आ रही है? नो, क्योंकि मुझे मिनी की एज के लिए प्रिया की एज पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द एज ऑफ मिनी, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिया की एज पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 2, द रेशियो बिटवीन प्रिया एंड ऐश्वर्याज एज इज 3:4 रिस्पेक्टिवली। एक प्रिया है, एक ऐश्वर्या है, उन दोनों की एज की रेशियो दे रखी है, बट यहाँ पे प्रिया और ऐश्वर्या की एज का रिलेशन मिनी की एज के साथ क्या है वो मुझे नहीं गिवन है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन अगेन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, अब अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर देता हूं, दोनों स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन कंबाइन करता हूं, तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि मिनी इज 3 ईयर ओल्डर देन प्रिया, और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि प्रिया और ऐश्वर्या की एज की जो रेशियो है दैट इज 3:4। यानी कि अगर प्रिया की एज में 3x लेट कर लेता हूं तो ऐश्वर्या की एज 4x आ जाती है। अगेन यहां से भी मेरे पास प्रिया की एक डेफिनेट एज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर प्रिया की डेफिनेट एज कैलकुलेट नहीं हो रही है तो हम मिनी की भी डेफिनेट एज कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट मीन इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट, कि दोनों स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के बाद भी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है, मिनी की एज कैलकुलेट नहीं हो रही है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 are not sufficient to answer the question and need even more data। हमें और डाटा की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें एक पाई चार्ट दे रखा है और एक डाटा टेबल दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, कहता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन अ यूनिवर्सिटी इन वेरियस फील्ड इज इक्वल टू 5000। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5000 दे रखे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू वेरियस फील्ड, हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 5000 है। इन 5000 में से इकोनॉमिक्स में 12% है, सीएस में 15% है, आईटी में 14% है, ईसीई में 16% है, ईईई में 18% है, और होटल मैनेजमेंट में 25% स्टूडेंट्स एनरोल्ड है आउट ऑफ टोटल 5000 स्टूडेंट्स। उसके बाद इन डिफरेंट जो फील्ड्स हैं इनमें नंबर ऑफ बॉयज की परसेंटेज देखिए, 56% बॉयज, 44% बॉयज, 65% बॉयज, 72% बॉयज, 68% बॉयज एंड 80% बॉयज। हमें ये डाटा दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस डाटा से डिफरेंट इनमें जो स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सीएस में कितने हैं, वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5000 का बच्चे हम 12% कैलकुलेट करते हैं। 5000 मल्टीप्लाई 12% दैट इज 12/100। 2 zeros एलिमिनेट होगी, 12 5 का 60, 650। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 650 आ गए। ठीक है, सीएस में कितने थे हमारे पास? 15%। 15% ऑफ 5 इज 750। 750 सीएस में आ गए। आईटी में कितने हैं? 14। 14 5 का 70, 700 हमारे पास आईटी में आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ईसीई में कितने थे? 16%। 16 5 का 80, 800। और ट्रिपल ई में कितने थे? ट्रिपल ई में थे 18। 18 5 का 990 आ गया। और 25 इंटू 5 इज 1250। ये इनका टोटल 5000 होना चाहिए। कितना थे? 25 125। ठीक है, गलत क्यों आ गया? कहाँ पे गलती कर दी? 12 5 का 60, सॉरी बच्चे ये 600 है, ये 650 नहीं है, 600 है। 600 प्लस करते हैं 5 + 5 10 0 1 कैरी 7 21 9 30 38 और 12 5000। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5000 है।
अब इनमें नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट कर लेते हैं और गर्ल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले 600 का 56% जो है वो नंबर ऑफ बॉयज है। तो 5600 का मतलब हो गया 56 अपॉन 100, डबल जीरो से ये कट जाएगा, 56 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 36 और 6 का 30 प्लस 3 33, 336 बॉयज आ गए, रिमेनिंग गर्ल्स आ जाएंगी। तो माइनस करके गर्ल्स आ जाएंगी, जहां पे गर्ल्स की जरूरत होगी जिस क्वेश्चन में वहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे 750 का 44% बॉयज है, तो 44 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 75 इंटू 44, यहाँ का मेरे पास 4 5 का 20, 0 2 कैरी, 5 4 का 20 प्लस 28, 48 और 250, 0 5 कैरी, 7 4 का 28 प्लस 5 33, और डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास 10 था, तो 330 बॉयज आ गए, 330 बॉयज हमारे पास आ गए यहाँ पे। 65% ऑफ 700, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आईटी में 7 5 का 35, 3 कैरी, 7 6 का 42 प्लस 3 45, ये आईटी में नंबर ऑफ बॉयज आ गए। नेक्स्ट है मेरे पास ईसीई में 72%, तो 8 इंटू 72 कितना हो गया, 8 2 का 16 6, 1 कैरी, 8 7 का 56 प्लस 1 57, 576 हमारे पास ईसीई में आ गया। और ट्रिपल ई में 900 इंटू 68, तो 68 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 9 8 72, 7 कैरी, 9 6 का 54 प्लस 7 61, 612 आगे नंबर ऑफ बॉयज। और लास्ट था मेरे पास होटल मैनेजमेंट में 125 इंटू 80%, तो 125 इंटू 8, 8 5 का 40, 0 4 कैरी, 12 8 का 96 प्लस 400, 1000, 1000, तो 1000 बॉयज आ गए, रिमेनिंग 250 गर्ल्स आ जाएंगे, यहाँ पे तो 250 गर्ल्स। ठीक है बच्चे, 9 क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे गर्ल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, उस क्वेश्चन में हम गर्ल्स माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल माइनस बॉयज गर्ल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन सीएस, ईसीई एंड ट्रिपल ई। सीएस में कितने थे, सीएस में थे हमारे पास ये सेकंड वाला 330, ये सीएस में आ गई। ईसीई में कितने थे, ईसीई में हमारे पास आ गए 576 और 612 आ गए हमारे पास ट्रिपल ई में, यही थे 576 एंड 612। चलो इन तीनों को प्लस किया, 6 + 2 8 हो गया, 7 3 10 + 1 11, 1 4 5 9 + 6 15, 1518 हो गया। एवरेज निकालनी है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम इज 1518, नंबर इज 3, 3 5 का 0 का 3 6 का 506 इज द एवरेज एंड 560 इज गिवन इन द ऑप्शन बी। बच्चे दैट इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of the number of boys in economics, number of boys in economics is 336 to the number of students in economics। तो number of students कितने थे economics में, that is 600। ठीक है, तो इनकी रेशियो निकालनी है डिवाइडेड बाय 600, दिस वन। तो 6 पे कट करते हैं, 6 5 का 30, 6 6 का 36, और ये 6 पे कटिंग करते हैं 100 आ गया। 4 पे कटिंग करते हैं 4 1 का 4 4 का 4 पे कटिंग करते हैं 25। तो 14/25 मीन 14/25, और 14/25 इज गिवन इन द ऑप्शन बी, विच इज दैट इज योर आंसर। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between the number of girls in IT and number of girls in ECE?
तो मुझे आईटी और ईसीई में नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए, आईटी and IT एंड ECE, ECE इनमें मुझे डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस यानी कि ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करूंगा मैं, जो इनमें ग्रेटर है, ग्रेटर में से स्मॉलर हम माइनस करेंगे। तो IT और ECE में गर्ल्स देखते हैं। IT में कितनी गर्ल्स हैं? IT में टोटल 700 है, 700 में से 455 बॉयज हैं, रिमेनिंग आर गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? ये आ जाएंगी 45 और 245 आ जाएंगे, 245, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? ECE में 576 हमारे पास बॉयज हैं और टोटल थे 800, तो 800 माइनस 576, तो यहाँ पे गर्ल्स आ जाएंगी हमारे पास, ये आ जाएगी मेरे पास 824, 6 और 2 8, 245 आ जाएगा, तो सॉरी 224 आ जाएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, 245 माइनस 224, तो 4 + 1 5, 22 + 2 24, तो 21 is the difference and 21 is given in the option B, which is that is the answer. Number of girls in IT 245, number of girls in ECE 224, difference is 21. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन है, डाटा जो है वो मुझे एक वेब की फॉर्म में दे रखा है, रडार टाइप दे रखा है। क्या है यहाँ पे? क्या था? डायरेक्शन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, स्टडी द रडार ग्राफ। ये एक रडार ग्राफ है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 करने से पहले इस रडार ग्राफ को देखते हैं कि रडार ग्राफ में क्या दे रखा है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लाइंस दे रखी हैं। ये वो लाइन है जहां पे ट्रायंगल बनी है, जिस लाइन के ऊपर वो यूनिवर्सिटी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ट्रायंगल वाली लाइन हमारे पास बच्चे ये है, ये ट्रायंगल वाली लाइन है, दिस, ठीक है। और जिस लाइन के ऊपर सर्कल बना हुआ है वो यूनिवर्सिटी 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सिटी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन, ये यूनिवर्सिटी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद मुझको यहाँ पे ये दे रखा है 2007 का डाटा, 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012 का डाटा गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1000, ये जो वैल्यू है ये 1000 में है, इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन 6 डिफरेंट ईयर्स। तो ये जो सबसे अंदर वाली वैल्यू है, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ये 15, ये 20, 25, ये 30, और आउटर वाली जो ये डॉटेड लाइंस हैं ये 35 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, डिफरेंट ईयर्स 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में। क्लियर है डाटा? क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। What was the difference between the number of students in University 1 in the year 2010? तो 2010 में यूनिवर्सिटी 1 में कितना स्टूडेंट था? 2010 में यूनिवर्सिटी 1 में जो स्टूडेंट था वो ये वाला था, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 0, 5, 10, 15, 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20,000 है, क्योंकि वैल्यूज 1000 में, ठीक है। University 1 in the year 2010 and the number of students in University 2 in the year 2012, और 2012 यहाँ पे University 2 की बात कर रहे हैं, तो University 2 में 35,000, 2012 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35,000। मुझे इन दोनों में डिफरेंस निकालना था, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 35 - 20 इज इक्वल टू 15,000 number of students. 15,000 is given in the option C, which is that is your answer. क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 1? यूनिवर्सिटी 1 में मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए इन द ईयर 2007।
तो 2007 में, ये 2007 है, यूनिवर्सिटी 1 की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है बच्चे, दिस वैल्यू। तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0, 5, 10, 15, 20, दिस इज 20,000। और and the number of student in university 2 in the year 2011, ये 2011 है। यूनिवर्सिटी 2 में हमारे पास ये है डॉट सर्कल वाला, 0, 5, 10, 15, 20, 25। 2011 में 25,000, दोनों का सम चाहिए, सम आ गया 45,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 45,000 is given in the option C बच्चे, that is your answer। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। If 25% of the student in the university 2 in the year 2010 और यूनिवर्सिटी 2 की बात हो रही है, तो दैट इज 20,000 आया था यहाँ पे, 0, 5, 10, 15, 20, यस 20,000। कौन से ईयर में? 2010 में। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी 2। इस वैल्यू का 25% वर फीमेल, ये फीमेल है, ठीक है। What was the number of male student in the university 2 in the same year? तो फीमेल अगर 25% है तो मेल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? मेल स्टूडेंट 75% हो जाएंगे, 75% मेल स्टूडेंट। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 का और 5 3 का, 15,000 हमारे पास मेल स्टूडेंट हो, and 15,000 is given in the option B बच्चे, this is the answer। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the percent increase in the number of student in university 1? यूनिवर्सिटी 1 में in the year 2011 में ये है यूनिवर्सिटी 1 में। तो यूनिवर्सिटी 1 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे हमारे पास 30,000। यूनिवर्सिटी 1 में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 30,000, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2011 एज कंपेयर्स टू द प्रीवियस ईयर, तो 2010 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे दैट इज 20,000। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज है? increase percent is equal to increase upon previous year multiply 100। increase है, दोनों को माइनस किया, 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 into 100, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 50% का इंक्रीज है यहाँ पे। 50% इज गिवन इन द ऑप्शन बी बच्चे, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इन विच रेशियो वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी 1 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी 2 इज द हाईएस्ट? कि सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो कौन से ईयर में है? ईयर 2008, 9, 10 एंड 12। तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 7 में, तो 7 में देखो कितने गैप है, ये 5 + 5 10 का गैप है इन दोनों में, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे ये डिफरेंस 5 + 5, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे कितना है 5 + 5, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे डिफरेंस 0 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5, 10, 15, यहाँ डिफरेंस 15 है, तो सबसे मैक्सिमम डिफरेंस 2012 में था, दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चे? हो जाएगा रडार ग्राफ, समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो आर गिवन 4 स्टेटमेंट। हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन, और 4 कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1 कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन, 3rd एंड 4th कंक्लूजन, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर हेयर, सम हेयर आर डेस्क, some desks are table. Conclusion, some tables are chairs, some desks are pens, some chairs are pens and all pens are chair. तो डायग्रामेटिकली देखते हैं, all pens ये पेन हो गया, are books ये बुक्स आ गए, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 थी। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ये सारी बुक्स हैं, ये चेयर्स हो गई। ऑल बुक्स आर चेयर, ये चेयर का सर्कल आ गया, ये भी हो गया। सम चेयर आर डेस्क, सम चेयर आर डेस्क, ये डेस्क बन गया। ये मेरे पास फर्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम हो गया, इसको मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, फर्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम। सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम में मेरे पास डेस्क ये आ जाएगा, ये डेस्क का सर्कल बन गया, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम, ये सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम। थर्ड टाइप ऑफ डायग्राम क्या होगा, ये डेस्क आ जाएगा, ये डेस्क का सर्कल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम बन जाएंगे। सम चेयर्स आर डेस्क, कुछ चेयर्स जो हैं वो डेस्क हैं। तो मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम बन गए बच्चे। और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4, सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क जो हैं वो टेबल भी हैं। तो सम डेस्क आर टेबल, ये मेरे पास टेबल का सर्कल आ जाएगा, ये टेबल हो गया। अब टेबल का सर्कल जो है वो चेयर के साथ भी कॉमन हो सकता है, ये भी टेबल आ सकता है जो चेयर के साथ कॉमन है। टेबल जो है वो बुक्स के साथ भी कॉमन हो सकता है, ये थर्ड टाइप ऑफ सर्कल हो जाएगा। और टेबल जो है वो पेन्स के साथ भी कॉमन हो सकता है, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ सर्कल। तो ये 4 सर्कल मेरे पास यहाँ पे बनेंगे, 4 इसके साथ, 4 इसके साथ, इतनी कंडीशंस बन जाएंगे। कंक्लूजन देखते हैं, सम टेबल आर चेयर, क्या कुछ टेबल चेयर्स हैं? तो सम टेबल्स आर चेयर, देखो इस सर्कल में सम टेबल्स आर चेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सम टेबल्स आर चेयर है, यानी कि ये कंक्लूजन सभी पॉसिबिलिटीज के साथ फॉलो नहीं कर रहा है। कंक्लूजन 1 नॉट फॉलो दिस वन। कंक्लूजन 2, सम डेस्क आर पेन्स, तो सम डेस्क आर पेन्स, इस केस में सम डेस्क आर पेन तो ट्रू है, बट इस केस में सम डेस्क आर पेन और इस केस में सम डेस्क आर पेन्स जो है वो ट्रू नहीं है। तो कंक्लूजन 2 भी सभी पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रू नहीं होगा। थर्ड कंक्लूजन, सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर चेयर, सारे के सारे पेन्स जो हैं वो चेयर्स हैं। तो सम चेयर्स आर पेन, यस। कंक्लूजन नंबर 3 फॉलोज। ऑल पेन्स आर चेयर, सारे के सारे पेन चेयर्स हैं, यस, ऑल पेन्स आर चेयर, ये कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है। तो कंक्लूजन 3 and 4 फॉलोज। कंक्लूजन 3 and 4 गिवन इन द ऑप्शन डी, दैट इज योर आंसर। तो डी बच्चे, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट दे रखी है, सम ट्रेन्स आर बसेस, some buses are trucks, some trucks are boats and some boats are cars. Conclusion, some trucks are trains, some cars are trucks, some boats are buses and some boats are trains. चलो, तो सबसे पहले some trains are buses, ये trains का सर्कल हो गया और ये buses का सर्कल हो गया। some trains are buses. Second statement, some buses are trucks, सम बसेस आर ट्रक्स, ये ट्रक्स हो गए और ये ट्रेन थी। एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, ये ट्रेन आ गई, ये मेरे पास बसेस आ गई और ये मेरे पास ट्रक आ गया, ठीक है। ट्रक जो है वो ट्रेन के साथ भी कॉमन पार्ट रहेगा। ये दोनों स्टेटमेंट कंसीडर होगी। सम ट्रक्स आर बोट्स, सम ट्रक्स आर बोट्स, ये बोट्स का सर्कल हो गया, BO बोट्स, ये बस का था। और एक और पॉसिबिलिटी इसके साथ बन जाएगी कि ये मेरा ट्रेन था, ये बस था, ये ट्रक है और ये मेरे पास बोट आ गया, बोट्स। या फिर बोट का सर्कल मेरे पास ये भी बन सकता है कि इन तीनों के साथ ये बोट का सर्कल भी बन सकता है, बोट्स। तो ये 2 टाइप के हमारे पास यहाँ पे सर्कल बन जाएंगे। एक टाइप का मेरे पास यहाँ बन गया
चलो, और अगर मुझे यहाँ पे बोट्स बनाना है कि सम ट्रक्स आर बोट्स, तो बोट्स यहाँ पे अकेला भी बोट्स बन सकता है, और बोट्स जो है वो इसके साथ भी बन सकता है, बोट्स बोट्स इन सब के साथ भी बोट्स कॉमन आ सकता है। बोट्स बोट्स जो है वो ट्रक और ट्रेन के साथ भी कॉमन आ सकता है। तो मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट भी होगा। सम बोट्स आर कार, कुछ बोट्स कार भी हैं, तो ये मेरे पास कार बन गया, ये मेरे पास कार बन गया, ये मेरे पास कार बन गया। अब कार जो है वो इनके साथ भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे सर्कल्स आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर लेंगे। पहला कंक्लूजन, सम ट्रक्स आर ट्रेन्स, सम, क्या ट्रक और ट्रेन्स में कॉमन पार्ट है? देखो यहाँ पे तो है नहीं कॉमन पार्ट, यहाँ पे है, यहाँ पे भी ट्रक और ट्रेन में तो कॉमन है, यहाँ पे है ट्रक और ट्रेन में। तो हर एक पॉसिबिलिटी में ट्रक और ट्रेन में कॉमन पार्ट नहीं है। इट मीन कंक्लूजन नंबर 1 नॉट फॉलोज। कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा। कंक्लूजन 2 देखते हैं, कार एंड ट्रक्स में कुछ कॉमन पार्ट है, सम कार्स आर ट्रक। यहाँ पे कार और बोट में कॉमन था, कार और ट्रक में कॉमन नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हर एक केस में ट्रू नहीं है। सम बोट्स आर बसेस, तो यहाँ पे बोट्स और ट्रक्स में कॉमन पार्ट है, लेकिन बोट्स एंड बसेस में कॉमन नहीं है, यहाँ जरूर कॉमन है, तो ये भी सम बोट्स आर बसेस हर एक पॉसिबिलिटी के लिए ट्रू नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रही है। सम बोट्स आर ट्रेन, तो यहाँ पे बोट्स जो था वो ट्रक्स के साथ कॉमन है लेकिन ट्रेन के साथ कॉमन नहीं है, तो ये भी हर एक पॉसिबिलिटी के लिए ट्रू नहीं है। चारों के चारों कंक्लूजन ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, नन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है बच्चे? ये सभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन आप ड्रॉइंग कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rope make 140 rounds of cylinder with base radius 14 centimeter. How many time can it go turn a cylinder with base radius 20 centimeter? तो इस केस में मेरे पास जो राउंड्स दे रखे हैं, कहता कि अगर मेरे पास जो सिलेंडर का रेडियस है, जो मेरे पास सिलेंडर का रेडियस है, अगर वो 14 सेंटीमीटर है रेडियस, तो नंबर ऑफ राउंड्स 140 लगते हैं सिलेंडर के अराउंड। कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अराउंड मुझे रोप के, ऐसे रोप जो है वो हमें क्या करनी है, रोल करनी है सिलेंडर के चारों तरफ। तो उस केस में अगर रेडियस 14 है तो 14 राउंड्स लगते हैं, लेकिन अगर बेस रेडियस को हम इंक्रीज कर देते हैं, अगर बेस रेडियस इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज कर जाएंगे। पहले 140 राउंड्स लगते थे जब रेडियस 14 हो गया, अगर मेरे पास अब रेडियस बड़ा हो गया, यानी कि सिलेंडर जो है वो ज्यादा चौड़ा हो गया, तो उस केस में जो राउंड्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि रोप की लेंथ सेम रहेगी। तो उस केस में ये वैल्यू हमारी डिक्रीज कर जाएगी। रेडियस इंक्रीज और राउंड्स डिक्रीज, तो ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में हम क्या करते हैं कि 14 इंटू 140 इज इक्वल टू 20 इंटू क्वेश्चन मार्क। चलो ठीक है, या तो ये कर लो, 20 उधर जाके डिवाइड हो गया, 14 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कट गया, 2 7 का 14 7 का 98 राउंड्स आ जाएंगे, एंड 98 राउंड्स इज गिवन इन द ऑप्शन ए, दैट इज द आंसर। या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि जब हमारे पास रेडियस 14 था, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो थे, नंबर ऑफ राउंड्स दैट इज 140। जब रेडियस, इफ रेडियस
जब रेडियस हमारे पास 1 हो जाएगा तो नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो 140 से जब वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 140 इंटू 14 नंबर ऑफ राउंड्स लग जाएंगे, ठीक है। और जब हमारे पास रेडियस जो है वो 20 हो जाएगा तो नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएंगे, इस वैल्यू से डिक्रीज कर जाएंगे। तो डिक्रीज के लिए हम डिवाइड करेंगे, 140 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व करेंगे 98 राउंड्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8 and 10 and 12 seconds। यानी कि पहली बेल आफ्टर एवरी 2 सेकंड के बाद टोल करती है, सेकंड बेल 4 सेकंड के बाद, थर्ड बेल 6 सेकंड, नेक्स्ट बेल 8 सेकंड, नेक्स्ट बेल 10 सेकंड्स और नेक्स्ट बेल जो है वो 12 सेकंड्स के बाद एक साथ टोल करती है। इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, 30 मिनट्स में ये एक साथ कितनी बार टोल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक साथ फर्स्ट टाइम ये आफ्टर कितने सेकंड के बाद, आफ्टर कितने सेकंड के बाद ये एक साथ टोल करेंगी, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन कि मुझको इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12? तो 2 से डिवाइड किया मैंने इन सबको, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अगेन 2 से 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया और 2, 3 आ गया। नाउ 3 से कर लेते हैं इसको, ये 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया। इसमें कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 2 का 24, 24 5 का 120 सेकेंड्स। यानी कि आफ्टर एवरी 120 सेकेंड्स दे टोल्ड टुगेदर। तो 120 सेकेंड्स को बच्चे हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2 मिनट्स आफ्टर एवरी 2 minutes, after every 2 minutes all the 6 bells toll together। हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ टोल करेंगे। तो 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर वो एक साथ कितनी बार टोल करेंगी, 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 मिनट इज इक्वल टू 15 टाइम्स। 15 is given in the option C बच्चे, that is your answer, 15 टाइम्स। 15 सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कहता सुखजिंदर सिंह बाय अ वॉशिंग मशीन विद 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, और इस वॉशिंग मशीन की जो मार्क प्राइस है, इस मार्क प्राइस के ऊपर 25% डिस्काउंट के बाद सुखजिंदर सिंह ने इसको परचेज कर लिया, बाय कर लिया वॉशिंग मशीन। उसके बाद ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। उसके बाद उसने इस वॉशिंग मशीन के ऊपर प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट अर्न किया बाय सेलिंग इट एट ₹6600, और इसने इसको सेल कर दिया ₹6600। देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन? इस वॉशिंग मशीन की मार्क प्राइस क्या थी, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो मुझे सेलिंग प्राइस दे रखी थी और प्रॉफिट दे रखा था। प्रॉफिट का मतलब इंक्रीज, तो 10% इंक्रीज का मतलब होता है 1.1, और मुझे
बाय का मतलब है कॉस्ट प्राइस। सुखजिंदर की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? सुखजिंदर की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज 6600, प्रॉफिट इज 1.1। डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 6000 रुपीज। यानी कि सुखजिंदर ने इस वॉशिंग मशीन को 6000 रुपीज में परचेज किया होगा। तो जो सुखजिंदर की कॉस्ट प्राइस थी वो इस पर्सन की जिससे उसने परचेज किया है उस पर्सन की तो ये सेलिंग प्राइस हुई ना। सुखजिंदर की कॉस्ट प्राइस है लेकिन जिससे वो परचेज कर रहा है उसकी वो सेलिंग प्राइस है। इट मीन की सेलिंग प्राइस मेरे पास 6000 रुपीज आ गई। उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं हम। और जो डिस्काउंट था दैट इज 25%, और 25% डिस्काउंट का मतलब हुआ 25% डिक्रीज, और 25% डिक्रीज को हम 0.75 लिखते हैं। तो व्हाट इज द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय डिस्काउंट, मींस 6000 डिवाइडेड बाय 0.75, और 0.75 होता है 3/4। कितना होता है? 3/4। तो 3/4 से डिवाइड करते हैं तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 का 4 2 का 8000। इट मीन द मार्क प्राइस इज ₹8000। जो वॉशिंग मशीन की मार्क प्राइस थी वो 8000 रुपीज थी, गिवन इन द ऑप्शन बी विच इज दैट इज योर आंसर। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। P is equal to 56 factorial plus 55 factorial plus dash 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 plus 3 factorial plus 2 factorial plus 1 factorial. This is divisible by 56, यानी कि P को हम 56 से डिवाइड कर रहे हैं। Then what is the remainder? मुझे रिमाइंडर बताना है कितना है। तो सबसे पहले व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 56? अगर मैं 56 के फैक्टर बनाता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं 7 इंटू 8, 56 हो गया। ठीक है। और P को जब मैं लिखता हूं तो P इज इक्वल टू, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो भी P की वैल्यू सेम ही रहेगी। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल में 7 नहीं आता, 2 फैक्टोरियल में भी 7 नहीं आता, 3 फैक्टोरियल में भी 7 नहीं आता, 4 फैक्टोरियल में भी 7 नहीं आएगा, 5 फैक्टोरियल में भी 7 नहीं आएगा, 6 फैक्टोरियल में भी 7 नहीं आएगा, बट 7 फैक्टोरियल में 7 आता है, 8 फैक्टोरियल में भी 7 आता है, डैश 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 अप टू 55 फैक्टोरियल प्लस 56 फैक्टोरियल। जब मैं 7 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो मुझे चेक करना है 7 फैक्टोरियल की जब मैं एक्सपेंशन करता हूं तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। और अगर मैं इसको 56 से डिवाइड करता हूं तो 7 8 का, 4 2 का, 2 से 2। इट मीन कि 7 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 56। 7 फैक्टोरियल को जब मैं 56 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। 8 फैक्टोरियल में भी 7 होता है और 8 होता है, तो 8 फैक्टोरियल को भी जब मैं 56 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि आफ्टर 7 फैक्टोरियल मेरे पास जितने भी ये नंबर हैं उन सभी नंबर को अगर मैं 56 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आएंगे। लेकिन अगर मैं 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो 1 नहीं आएगा रिमाइंडर। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आती है तो इसको भी अगर 56 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आती है। 5 फैक्टोरियल इज 120। और अगर मैं इसको 56 से डिवाइड करता हूं तो 56 2 का 112 और रिमाइंडर आ गया 8। तो 5 फैक्टोरियल को जब मैंने 56 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 8। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है बच्चे 720, और 720 को जब मैं 56 से डिवाइड करूंगा, 56 1 का 56,
16 आ गया, 6 6 12 2 5 6 7 160 हो गया। तो 3 8 3 पे नहीं 2 पे ही जाएगा, ये 2 पे। तो ये आ गया 1 1 2 और ये आ गया 48 आ गया। तो रिमाइंडर आ गया 48। 6 फैक्टोरियल को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 48, ये आ गया। बोलो ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लो, और अगर प्लस नहीं करना तो देखो, अगर मैं 48 में 8 प्लस करता हूं तो ये आ जाएगा 56। 48 प्लस 8 56, और 56 को 56 से डिवाइड करूंगा तो इन दोनों को प्लस करके भी रिमाइंडर आ जाएगा 0। और यहाँ पे 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32 प्लस 1 33, यानी कि सभी रिमाइंडर्स को प्लस करके 56 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 33। इट मीन व्हेन p is divisible by 56 the remainder is 33। now 33 is less than 56, तो वो डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर 33 आ जाएगा। 33 is given in the option A बच्चे, that is your answer। A option is my answer। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर 2 4 6 8 डैश 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 अप टू 98 100 अप टू 100 आर मल्टीप्लाई टुगेदर। इन सबको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई डैश 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 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 50, ये मेरे पास इवन नंबर्स है अप टू 100। then the number of zeros at the end of the product must be, मुझे नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। तो नंबर ऑफ जीरोस मीन कि मुझे पावर ऑफ 10 कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द पावर ऑफ 10। और पावर ऑफ 10 के लिए मुझे 10 के मैंने प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में जब मैंने स्प्लिट किया तो वो 2 इंटू 5 आ गया, यानी कि मुझे 2 की पावर और 5 की पावर कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है, क्लियर? तो सबसे पहले हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 4 लिख लिया। डैश 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 ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चे। 98 को क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 49 ये लिख लेंगे। और 100 को क्या लिख लेंगे हम, 2 इंटू 50 लिख लेंगे। अगर मैं ये सारे 2 अलग कर दूं, 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 49 टाइम्स 50 टाइम्स, तो इन सब में से अगर मैं 2 अलग करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 50 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 50। ठीक है, बाकी क्या रह गया मेरे पास, मल्टीप्लाई मेरे पास रह गया यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई यहाँ रह गया 2, मल्टीप्लाई यहाँ रह गया 3, मल्टीप्लाई यहाँ रह गया 4, मल्टीप्लाई डैश 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 यहाँ पे रह जाएगा 49 और यहाँ पे रह जाएगा बच्चे मेरे पास 50, ये रह गया। नाउ दिस इज 50 फैक्टोरियल, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम 50 फैक्टोरियल कहते हैं। तो मेरे पास आ गया 50 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 50। अब 2 की पावर 50 और 50 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर ज्यादा होंगी कि 5 की पावर ज्यादा होंगी, ऑब्वियस 2 की पावर ज्यादा होंगी। तो 50 फैक्टोरियल में हम 5 की पावर कैलकुलेट करते हैं, 50 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 10 का 50, 10 को अगेन 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 का 10। नाउ 2 इज लेस देन 5, इन दोनों का सम कितना हो गया, 12 हो गया। इट मीन 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर 12 आ जाएगी और 2 की पावर 12 से ज्यादा होगी और 2 की पावर 50 भी है। तो इट मीन कि मेरे पास 2 की पावर और 5 की पावर में से 5 की पावर 12 है, दैट इज लीस्ट, और 2 की पावर मोर देन 50 है, 50 से बहुत ज्यादा है, 75 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में दोनों में से जिसकी पावर लीस्ट होगी दैट इज द पावर ऑफ 10, वो 10 की पावर होगी। और जो 10 की पावर होती है दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड।
2 और 5 में से जिसकी पावर लीस्ट होगी, छोटी होगी, दैट इज द पावर ऑफ 10, वो 10 की पावर होगी, और जो पावर ऑफ 10 होगी दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। तो इस क्वेश्चन के एंड में जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगी बच्चे, दैट इज 12 नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द फर्स्ट Republic Day of India was celebrated on 26th January, that is 01 1950. 1950. कहता what was the day of the week on that day? तो इस डेट को मुझे वीक का कौन सा डे होगा वो बताना है। ऑप्शन कहती है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। क्लियर? तो मैं अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट सेंचुरी अलग कर दी, 1900 अलग कर दिया। सेकंड पार्ट कंप्लीट ईयर 49 थे, वो मैंने अलग कर दिया। थर्ड पार्ट रिमेनिंग डेट दैट इज 26 जनवरी 50th ईयर की। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? इससे पहले लीप ईयर सेंचुरी 1600 थी और इसमें 300 ऐड करते हैं। 1600 में 0 है, 300 में 1 है, टोटल 1 आ गया। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली 1 भी लिख सकता था। ठीक है, 49 में कितने लीप ईयर्स है? 49 में मुझे लीप ईयर्स ऐड करने हैं। 49 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है, तो 49 और 12 को प्लस कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 61 आ गया। 61 आ गया। ठीक है, 61 को 7 से डिवाइड करके ऑड नंबर्स निकाल लेते हैं। 7 8 का 56 होता है और 56 61 में से 56 माइनस करते हैं, 5 आ जाएगा। 5 ऑड डेज हो जाएंगे। बोलो ठीक है। उसके बाद अब मुझे 26 जनवरी यानी कि 26 डेज और आ गए। इन 26 डेज को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 3 का 21 डेज के 3 वीक्स हो जाएंगे। रिमेनिंग डेज और डेज मेरे पास आ जाएंगे 5। सबको प्लस करते हैं 5, ये ऑड डेज हैं, ऑड डेज, ये भी ऑड डेज हैं, ये भी ऑड डेज। सभी ऑड डेज को प्लस किया, 5 5 10 प्लस 1 11, 11 को 7 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 4 ऑड डेज। और 4 ऑड डेज का मतलब होता है 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे। तो हमारा आंसर आ गया थर्सडे बच्चे, गिवन इन द ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है? आपने हमारी कैलेंडर का टॉपिक लगाया ही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction? Taken in the clockwise direction. ये मेरे पास सर्कल है। ठीक है, और मैं कहता हूं ये मेरी फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ये 10 और ये 12। ठीक है, क्या कहते इसने कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स। तो हमें 10 कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ 12 थिंग्स इन ए सर्कल, और टोटल जो है वो 10 मुझे सिलेक्ट करने हैं और वो 10 के 10 कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो मैं कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं? तो सबसे पहला वे मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 10, ये मेरे पास पहला वे आ गया, फर्स्ट वे। ठीक है, 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए क्लॉकवाइज। दूसरा मैं 2 से स्टार्ट करता हूं और अप टू 11,
तो 2 to 11 दिस इज माय सेकंड वे, 3 to 12 फोर्थ वे, सॉरी थर्ड वे, 3 टू, और 4 to 1, 4 से लेके 1 तक ये फोर्थ वे आ गया। फिर 5 से लेके 6 से लेके 7 8 9 10 11 12 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 से लेके 9 तक, ठीक है। तो ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट वेज हो जाएंगे, अप टू 2, अप टू 3, अप टू 4, अप टू 5, अप टू 6, अप टू 7, अप टू 8, अप टू 9। एक वे ये हो गया, सेकेंड वे, थर्ड वे, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टोटल 12 वेज हो जाएंगे, ओनली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कॉन्जिक्यूटिव 10 नंबर्स होंगे। इसके बाद अगली सिलेक्शन अगर मैं करता हूं, दैट इज अगेन 1 to 10, वो ऑलरेडी पहले सिलेक्ट हो चुकी है। तो टोटल 12 वेज आ गए, 12 इज गिवन इन द ऑप्शन सी बच्चे, दिस इज माय आंसर। क्लियर है? ये था हमारे पास सी सेट की डिस्कशन जो हमने पेपर लिया था बच्चे संडे को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए बच्चे ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।